गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो है सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल डिफिनीशन और बायोलॉजी की जो है डिफिनीशन और उसके ब्रांचेस को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने किया, कब किया और कैसे किया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। तो सेल की खोज सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, सन 1665 ईस्वी में किया था। अब बात आती है कि उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की थी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक ने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था, इसको बोला गया था सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। क्या बोला था? सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप, या इसी को बोला गया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। क्या बोला गया था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। और इस माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट हुक ने एक जो है वुड ऑफ स्लाइस, लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को देखा था। उन्होंने जब लकड़ी के इस छोटे से टुकड़े को उस माइक्रोस्कोप में लगाया तो उनको जो है इस तरीके से कुछ संरचना दिखाई पड़ी, उनको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। हनी कॉम्ब लाइक, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है बिल्कुल वैसे ही हनी कॉम्ब लाइक उनको एक संरचना दिखाई पड़ी। और उसमें उनको छोटे छोटे इस तरीके से कमरे जैसे दिखाई दिए, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेलुला। क्या नाम दिया था? जिसको रॉबर्ट हुक ने क्या कहा? सेलुला। सेलुला एक ग्रीक वर्ड है और इस सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम। और यही लिटिल रूम या सेलुला आगे चलकर जो है सेल कहलाई। इसी सेलुला को आगे साइंटिस्टों ने क्या कह दिया? सेल। और तभी से मान लिया गया कि सेल की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कैसे किया था? अपने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में के द्वारा किया था। और उन्होंने जब पूरा स्लाइस को अपने माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको इस तरीके से छोटे छोटे जो है होल्स दिखाई पड़े या कैविटी जैसी संरचना दिखाई पड़ी, जिसको उन्होंने सेलुला कहा। क्या कहा? सेलुला। और सेलुला एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और यही सेलुला आगे चलकर सेल जो है कही गई और वहीं से मान लिया गया कि सेल की डिस्कवरी किसने किया? तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। अब अगली जो बात है कि रॉबर्ट हुक ने ये जो सेल देखा था स्लाइस ऑफ वुड में, वह सेल डेड थी। वह सेल क्या थी? वह डेड सेल थी। तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में जो सेल देखा था वह एक मृत कोशिका या डेड सेल थी। तो अब अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि जब रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया था तो सबसे पहले लिविंग सेल की खोज किसने किया था? तो लिविंग सेल की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था सन 1674 या 1674 ईस्वी में किया था। 1674 में लिविंग सेल की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कौन से सेल? लिविंग सेल की खोज किया था। इन्होंने लिविंग सेल की खोज पॉन्ड वाटर में किया था। कहाँ किया था? पॉन्ड वाटर में किया था। और थोड़ा सा जो है इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा किया था। रॉबर्ट हुक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वह बिल्कुल ही सिंपल प्रकार का था। और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो माइक्रोस्कोप यूज किया था वह थोड़ा सा जो है इम्प्रूव्ड या इसे कह सकते हैं डेवलप्ड माइक्रोस्कोप था। और उन्होंने 1674 में पॉन्ड वाटर में जो है जीवित कोशिकाओं को देखा था। किसने देखा था? पॉन्ड वाटर में। उन्होंने लिविंग सेल कहाँ देखा था? पॉन्ड वाटर में देखा था। और उस पॉन्ड वाटर में उन्होंने सबसे पहले स्पायरोगायरा को देखा था। किसको देखा था? स्पायरोगायरा। अब आपको पता है कि स्पायरोगायरा एक एल्गी है। स्पायरोगायरा एक एल्गी है जिसको उन्होंने इस एल्गी को उन्होंने जो है एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एनिमल क्यूल्स नाम दिया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जो लिविंग सेल देखा था कहाँ देखा था? पॉन्ड वाटर में देखा था। और वह जो कोशिका उन्होंने देखी वह स्पायरोगायरा की कोशिका थी। और आपको पता है कि स्पायरोगायरा एक एल्गी है जिसको लीवेनहॉक ने नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। और यही एनिमल क्यूल्स को आगे जो है बोल दिया गया बैक्टीरिया।
क्या बोला गया? बैक्टीरिया। तो सिंपली हम लोग को ये याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी किया था 1665 में, और एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी सन 1674 में। तो ये तो रही डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। या एक और डिस्कवरी हम लोग जो देख लेते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की भी डिस्कवरी हम लोग यहीं देख लेते हैं। ठीक, अब ये जो न्यूक्लियस हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियस हम लोग कोशिका के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, एटम के न्यूक्लियस की बात नहीं कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो खोज किया था सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और सन 1831 ईस्वी में किया था। ठीक, न्यूक्लियस की खोज, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में देखा था। ठीक, ये तो तीन बातें रही। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हमारे एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक टर्म आता है प्रोटोप्लाज्म, या एक साइंटिस्ट हैं जेई परकिंजे। साइंटिस्ट का नाम क्या है? जेई परकिंजे, जिन्होंने एक टर्म दिया था। जेई परकिंजे ने टर्म दिया था किसका? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रोटोप्लाज्म टर्म या प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म या जो शब्द है जेई परकिंजे ने दिया था 1839 में। कब दिया था? 1839 में साइंटिस्ट थे जेई परकिंजे, जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ठीक, इसके बाद जो है ये तो रहा प्रोटोप्लाज्म टर्म, लेकिन अगर बात की जाए कि प्रोटोप्लाज्म की परिभाषा या डिफिनीशन किसने दिया, तो प्रोटोप्लाज्म की जो डिफिनीशन है वो दिया था हक्सले ने। किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। ठीक, और उन्होंने कहा था प्रोटोप्लाज्म इज द, जो डिफिनीशन उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक, प्रोटोप्लाज्म डिफिनेशन किसने दिया था? हक्सले ने दिया था। और क्या बोला था? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। कहने का मतलब प्रोटोप्लाज्म जीवन की या लाइफ की क्या है? भौतिक इकाई है। प्रोटोप्लाज्म जीवन की भौतिक इकाई है। जिस प्रकार से कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, उसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म भी क्या है? जीवन की फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन की भौतिक इकाई है। ये तो बात हो गई कि प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? जेई परकिंजे ने दिया था 1839 में। तो प्रोटोप्लाज्म की डिफिनीशन किसने दिया था? तो प्रोटोप्लाज्म की डिफिनीशन है वो हक्सले ने दिया था। और क्या कहा था? प्रोटोप्लाज्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हो गई। अगर आप सबको स्क्रीनशॉट लेना तो उसको ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग जो है बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। इसकी बात कर लेते हैं सेल थ्योरी की। रोका तो बच्चों, अब हम लोग आगे जो है पढ़ेंगे सेल थ्योरी। हमने सेल की डिस्कवरी पढ़ लिया, डेड सेल की डिस्कवरी किसने किया उसको पढ़ा, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया उसको पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया उसको भी देखा, प्रोटोप्लाज्म की डिफिनेशन किसने दिया, न्यूक्लियस की खोज किसने किया, ये चीजें हमने देख लिया। करेंगे सेल थ्योरी की। तो क्लास 9 एनसीईआरटी में 2 सेल थ्योरी दे रखा है। पहली जो सेल थ्योरी है वह स्लीडेन एंड स्वान की है, जिसको उन्होंने 1838 और 1839 ईस्वी में दिया था। और इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी थी और वो कहा था all plants and animals are made up of cells. All plants and animals are made up of cells, and all cells is the basic unit of life. And यहाँ पर all नहीं रहेगा, and cell is the basic unit of life. कहने का मतलब है सभी पौधे और प्राणी किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और सेल क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। ये थ्योरी किसने दिया था? स्लीडेन एंड स्वान ने। अब इसमें देखिए दोनों अलग अलग थे। स्वान जो है जूलॉजिस्ट थे, ये क्या थे? जूलॉजिस्ट थे।
और स्वीडन जो है बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे। दोनों ने मिलकर, या स्वीडन ने एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने 1838 में अपनी थ्योरी दिया था। उन्होंने कहा था कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये किसने कहा था? स्वीडन ने कहा था 1838 में। और स्वान एक जूलॉजिस्ट थे और इसी सेम बात उन्होंने 1839 में कहा था, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोनों एक ही मुद्दे पर पहुंचे थे, या दोनों साइंटिस्ट एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे। बस स्वीडन ने प्लांट्स के बारे में बताया और स्वान ने एनिमल्स के बारे में कहा था। इस वजह से दोनों लोग की थ्योरी को मर्ज करके एक कर दिया गया, जिसे हम लोग स्वीडन एंड स्वान के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें कौन जूलॉजिस्ट था और कौन बॉटनिस्ट था। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग जानते हैं स्वान, स्वान मतलब, स्वान एक संस्कृत शब्द है। स्वान क्या है? एक संस्कृत शब्द है और स्वान मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता संस्कृत में। स्वान क्या है? एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है, जिसको कहते हैं स्वान मतलब कुत्ता। और कुत्ता क्या है? एक एनिमल है। कुत्ता क्या है? एक एनिमल है। ठीक, इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे और स्वीडन के थे बॉटनिस्ट थे। अब दूसरी जो थ्योरी है वह आर विर्चो ने दिया था। किसने दिया था? आर विर्चो ने 1855 में दिया था। और इन्होंने कहा था, एक शब्द इन्होंने कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने जो एक लैटिन टर्म है, क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला एक लैटिन टर्म है, ठीक, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स arise from, all cells arise from pre existing cells। ये थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है आर विर्चो की। इन्होंने कहा था ऑल सेल्स arise from pre existing cells। कहने का मतलब जो भी नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं या विकसित होती हैं वह पहले से मौजूद कोशिका से ही विकसित होती हैं। ऑल सेल्स arise from pre existing cells। कोई भी नई कोशिका उत्पन्न होती है, राइज होती है किससे? पहले से मौजूद किसी कोशिका से। ठीक, जिसको लैटिन में उन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब यही है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दो थ्योरी थी जो क्लास 9 में दिया हुआ है। पहला था स्वीडन एंड स्वान की थ्योरी और दूसरा है आर विर्चो की। स्वीडन एंड स्वान ने अपनी थ्योरी 1838 और 39 में दिया था। इन्होंने कहा था सभी पौधे और जंतु, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और आर विर्चो ने अपनी थ्योरी 1855 में दिया था, जिन्होंने कहा था ओमनिस सेलुला है सेलुला, जिसका मतलब था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे।